राधा और मोहन लखनपुर नाम के एक गांव में रहते थे। उनके दो बेटे थे, सूरज और प्रकाश। राधा और मोहन थोड़े पढ़े लिखे व समझदार थे। मोहन एक स्कूल में नौकरी करता था और राधा लोगों के घरों में काम करती थी। मोहन गरीब था। वो स्कूल में चपरासी की नौकरी करता था। स्कूल वाले उससे सब तरह के काम करवाते थे और बदले में थोड़े पैसे देते थे। अरे मोहन कहाँ चला गया? जल्दी आ, देख ये चिट्ठी पोस्ट बॉक्स में डाल कर आ और वापिस आकर मेरा कमरा भी साफ कर देना। और हाँ, फिर ये सामान मुंशी जी को भी दे आना। ठीक है बड़े बाबू, पहले ये चिट्ठी डाल आता हूँ, फिर दूसरे काम कर दूंगा। और मोहन चिट्ठी लेकर चल देता है। राधा का भी यही हाल था। वो एक सेठ के घर पर नौकरी करती थी। सेठ तो बहुत गुस्से वाला इंसान था, पर उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी। उसका एक बेटा था जो कि फौज में नौकरी करता था। सेठ की पत्नी सारा दिन घर पर अकेली रहती थी। सेठ अपने कामों में व्यस्त रहता था। वो सेठानी को बिल्कुल समय नहीं दे पाता था, इसलिए सेठानी राधा से ही बातें करके अपना समय बिताती थी। राधा, तू ऐसा कर, आज कुछ बढ़िया सा खाने में बना देना और तू कल काम पर मत आना। क्यों, क्या बात है सेठानी जी, जो आप कल आने को मना कर रही हो? अरे, कल हमको एक शादी में गांव से बाहर जाना है, इसलिए। तू भी ना, जब तक पूरी जांच पड़ताल ना कर ले तब तक पीछा नहीं छोड़ती। एक बार की बात है, सेठानी का बेटा छुट्टी लेकर घर आया था और अपनी माँ से बातें कर रहा था। राधा भी वहीं पर काम कर रही थी। सेठानी के बेटे को फौज के कपड़ों में देखकर वो सपने में खो जाती है। उसे लगा कि उसके बेटे भी फौज के कपड़ों में बैठे हैं और उससे बातें कर रहे हैं। उसके दोनों बेटे बहुत सुंदर लग रहे हैं। वो अपनी माँ और पिता के लिए बहुत कुछ लाए हैं। राधा अपने सपनों में खोई हुई थी और सेठानी राधा को आवाजें दे रही थी। राधा, जरा मेरे बेटे के लिए एक गिलास पानी तो ला। और हाँ, आज मेरा बेटा इतने दिनों के बाद घर आया है, कुछ अच्छा सा खाना पका देना। लेकिन राधा तो सपनों में खोई हुई थी। वो सुनती नहीं। फिर सेठानी जोर से आवाज लगाती है, राधा, अरे ओ राधा रानी, कहाँ खोई है मीठे मीठे सपनों में? क्या मोहन के सपने देख रही है? जोर की आवाज सुनकर राधा का सपना टूट जाता है और वो कहती है, हाँ हाँ सेठानी जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मोहन के सपने देख रही है क्या? क्या सेठानी जी, आप भी कैसा मजाक करती हो? अब क्या हमारी उम्र है ये सब देखने की? देख, मेरा बेटा आया है आज इतने दिनों बाद, इसके लिए अच्छा सा खाना बना देना। जी ठीक है, अभी बना देती हूँ। और राधा अपने काम में लग जाती है। शाम को जब राधा वापस घर को जाने लगी तो वो जाते जाते सेठानी से कहने लगी, अरे सेठानी जी, आपका बेटा तो बहुत ही सुंदर लगता है इन फौज के कपड़ों में। अरे, नजर ना लगा मेरे बेटे को, जा अपना काम कर। मेरी नजर क्यों लगेगी भला आपके बेटे को? मैं तो बस ये कहना चाहती थी, मैं भी अपने बेटों को फौज में भेजना चाहती हूँ। राधा इतना बोलकर अपने घर की तरफ चली जाती है। घर पर उसके दोनों बेटे उसका इंतजार कर रहे थे। अरे माँ, जितनी देर लगा दी तूने। देख, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दे। हाँ माँ, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। आज कुछ अच्छा सा बना दे, कब से सूखी दाल रोटी खा खा कर थक गए हैं। अरे बेटा, हम जैसे गरीबों के नसीब में बस यही दाल रोटी ही लिखी है। इतने में मोहन भी काम से लौट आता है और कहता है, ऐसा क्यों कहती है राधा? हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे, तू देखना। ये हमारे बेटे हैं ना, ये हमको अच्छे दिन दिखाएंगे। और फिर सब लोग खाना खाने लगते हैं। रात को राधा और मोहन बातें कर रहे थे। राधा मोहन को दिन वाली बात बताती है और कहती है, सुनो जी, क्यों ना हम भी अपने दोनों बेटों को फौज में भर्ती करें? वो सेठानी जी बता रही थी कि फौज में भर्ती के ज्यादा पैसे भी नहीं लगते। हाँ राधा, तू कह तो ठीक ही रही है, पर क्या हमारे बेटे इस बात के लिए राजी हो जाएंगे? क्यों नहीं होंगे? तुम जरा बात करके तो देखो। फौजी बनेंगे तो कितना रुतबा होगा। हम भी फक्र से सर उठाकर चलेंगे कि हमारे बेटे फौज में हैं। हाँ राधा, बोल तो तू एकदम ठीक रही है। चल, बहुत रात हो गई, अब सो जा। और फिर दोनों सो जाते हैं। पर राधा को नींद ही नहीं आ रही थी। वो तो बस अपने दोनों बेटों को फौज की वर्दी में देख देख कर खुश हो रही थी।
अगले दिन मोहन सूरज और प्रकाश दोनों को बुलाता है और कहता है, अरे बेटा सूरज, तुमने अपने बारे में कुछ सोचा है कि आगे क्या करना है? हाँ पिताजी, सोचा है। मैं इस बारे में आपसे बात करने ही वाला था, बस सोच रहा था कि कैसे बात करूं। हाँ हाँ बेटा, तू बता, तू क्या करना चाहता है? मुझसे बात करने में क्या सोचना? वो पिताजी, बात ये है कि मैं फौज में भर्ती होना चाहता हूँ और इसके लिए मैंने पूरी तैयारी भी कर ली है। बस थोड़े से पैसे चाहिए और पैसों की वजह से ही मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था। ये बात सुनकर मोहन तो जैसे हैरान ही हो गया। सूरज ने तो जैसे उसके मन की बात जान ली हो। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और कहता है, अरे बेटा, तूने तो मेरे मन की बात जान ली। मैं भी तुझसे यही कहने वाला था। तेरी माँ भी यही चाहती है कि तू फौज में भर्ती हो जा। पर पिताजी, पैसे कहाँ से आएंगे? तू चिंता मत कर बेटा, पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा, बस तू तैयारी कर। राधा को भी जब ये बात पता चली तो वो भी बहुत खुश हुई। पर पैसे की बात सुनकर वो परेशान हो गई कि पैसे कहाँ से आएंगे। वो तो बहुत गरीब थे, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। फिर उसे ख्याल आया कि उसके पास कुछ गहने रखे हैं जो उसे शादी पर मिले थे। राधा वो गहने लाकर मोहन को दे देती है और कहती है, ये लो, इन्हें गिरवी रख दो, थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे, बाकी हम उधार ले लेंगे किसी से। अरे नहीं राधा, हमको किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा और ना ही मैं तेरे गहने गिरवी रखने दूंगा। तो फिर पैसों का इंतजाम कैसे होगा? तभी उनका छोटा बेटा आता है और कहता है, माँ तू चिंता मत कर, भैया जरूर फौज में भर्ती होंगे। मैं भी कुछ काम ढूंढता हूँ और हम तीनों मिलकर एक एक पैसा जोड़कर उन्हें फौज में भर्ती करवाएंगे। प्रकाश की ये बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए और उसने प्रकाश को अपने गले लगा लिया और कहने लगी, मेरा प्यारा बेटा, पर मैं चाहती हूँ तू भी फौज में भर्ती हो, तू भी बड़ा अफसर बने, उस सेठानी के बेटे की तरह। हाँ माँ, मैं भी बनूंगा, पहले भैया को तो भर्ती हो जाने दो। फिर वो तीनों मिलकर बहुत मेहनत करते हैं और फिर वो दिन आ जाता है जब सूरज फौज में भर्ती हो जाता है और अपनी ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर चला जाता है। कुछ सालों बाद एक दिन राधा घर के आंगन में बैठी हुई थी कि तभी दरवाजे पर कोई आता है। राधा देखती है कि दरवाजे पर उसका बेटा सूरज फौज की वर्दी में खड़ा था। राधा ने जब उसे देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो भागकर अपने बेटे के पास गई और उसे गले से लगा लिया और रोने लगी। अरे माँ, तू कितना रोएगी, बस कर। देख, मैंने तेरा सपना पूरा कर दिया है। तेरा यही तो सपना था ना? राधा तो खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो तो बस अपने बेटे को देखने में ही लगी थी। सूरज अपनी माँ को अंदर लाता है। वो अपनी माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी लाया था और अपनी माँ को देते हुए कहता है, ये देख माँ, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। मैंने तुझे हमेशा पुराने कपड़ों में ही देखा है। राधा साड़ी लेकर बहुत खुश होती है और, बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। भगवान तेरे जैसा बेटा सबको दे। रात हो जाती है। मोहन और प्रकाश भी आते हैं। सूरज को देखकर वो भी बहुत खुश होते हैं। रात भर वो लोग फौज की ही बातें करते रहते हैं। सब लोग बहुत खुश लग रहे थे। बातों बातों में सुबह हो जाती है। सब लोग सो ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर कोई आता है। वो सूरज को आवाज लगाता है। वो आदमी सूरज से कहता है कि उसकी छुट्टियां रद्द हो गई हैं और उसे वापस बुलाए है। सूरज ये सुनकर तुरंत अंदर जाता है और धीरे से प्रकाश के कानों में ये बात कह देता है और तैयार होकर उस आदमी के साथ चला जाता है। कुछ देर बाद सबकी नींद खुल जाती है। राधा सूरज को आवाज देती है लेकिन सूरज कहीं नहीं दिखता। फिर वो प्रकाश से पूछती है कि सूरज कहाँ है। माँ, सूरज भैया को फौज से बुलाया गया था किसी जरूरी काम से, इसलिए उनको जाना पड़ा। राधा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों बाद खबर आती है कि बॉर्डर पर लड़ाई शुरू हो गई है। वहां पर कई फौजी शहीद हो गए हैं। राधा को जब ये पता चला तो वो मोहन से कहती है, सुनो जी, वो सेठानी जी का बेटा है ना जो फौज में काम करता है, बेचारा बॉर्डर पर लगी लड़ाई में शहीद हो गया। सेठानी जी का तो रो रो कर बुरा हाल है। इकलौता बेटा था वो उनका। अरे ये तू क्या कह रही है? हे भगवान, हमारा बेटा भी तो उसी लड़ाई में गया हुआ है। कल ही उसकी चिट्ठी आई है। अरे ये क्या कह रहे हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो मैंने सोचा कि तू बेकार में चिंता करेगी। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना।
कुछ दिनों बाद खबर आती है कि सूरज सीमा पर शहीद हो गया है। ये खबर जब राधा और उसके परिवार को पता चलती है तो उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। राधा के सामने तो बार बार अपने बेटे का हंसता हुआ चेहरा ही आ रहा था। उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। मोहन उसे संभाल रहा था। हे भगवान, ये तूने क्या किया? हम गरीबों की ही क्यों परीक्षा लेता है तू? संभाल अपने आप को राधा, हमारा बेटा देश की रक्षा के लिए शहीद हुआ है। तुझे तो गर्व होना चाहिए अपने बेटे पर। कैसे संभालूं अपने आप को? मेरा सूरज बेटा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है, मैं क्या करूं? फिर कुछ देर बाद सब गांव वाले आ जाते हैं और राधा और मोहन को सांत्वना देने लगते हैं। एक गांव वाला कहता है, अरे मोहन भैया, हमें आपके बेटे पर गर्व है। सुना है उसने बहुत से दुश्मनों को मार गिराया था। हाँ हाँ मोहन, मैंने भी सुना था। तुम्हारे बेटे ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। हम सबको उस पर बहुत गर्व है। आज हमारा भी सीना चौड़ा हो गया है मोहन। और फिर कुछ देर बाद सब लोग चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद, माँ, मुझे भी भैया की तरह फौज में भर्ती होना है। ये तू क्या कह रहा है बेटा? मैं एक बेटे को तो इस धरती माँ को दे चुकी हूँ, अब दूसरे को देने की हिम्मत नहीं है मुझ में। पर माँ, यही तो तेरा सपना था ना कि हम दोनों भाई फौज में भर्ती हों। नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे भी नहीं खोना चाहती। तू कुछ मत सोच माँ, मुझे जाने दे, मुझे कुछ नहीं होगा। राधा कहती है, ठीक है बेटा, जा, तू भी इस धरती माँ की सेवा कर, मैं जी लूंगी कैसे भी। मोहन भी राजी हो जाता है और फिर कुछ दिनों बाद प्रकाश फौज में भर्ती हो जाता है। दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है। बिना किसी जवान के बलिदान के बदले लड़ाई जीत ले जाती है। प्रकाश भी सही सलामत अपने घर आ जाता है और जब सब लोग ये खबर सुनते हैं तो उन्हें मोहन के दोनों बेटों पर बड़ा गर्व होता है। और फिर इस तरह एक गरीब का फौजी बेटा हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। अब सब ठीक हो गया था। प्रकाश अब फौज का एक बड़ा अफसर बन गया था। उसके माँ बाप भी बहुत खुश थे, लेकिन सूरज की कमी आज भी उन्हें खलती थी। लेकिन उन्हें इस बात पर गर्व था कि उनका बेटा बहुत बहादुर था।